अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही हम सबसे पहले मरी के हवाले से बात करेंगे। कल जो इंसिडेंट हुआ उसके हवाले से कल भी हमने बात की थी, आज उसके फॉलोअप के तौर पर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आगे की चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, किस हद तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि बहुत हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। 90% शाहराहें जो हैं वो खोल दी गई हैं, लेकिन ये भी साथ साथ बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे के लिए मज़ीद पाबंदी आयद है कि वहाँ पर नहीं आप जा सकेंगे। ख़ासतौर पर टूरिस्ट के हवाले से ये बात की जा रही है। और ओवरऑल हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार के हवाले से जो एक आला सतह का आज इजलास हुआ, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं। उन फैसलों में ये बताया गया है कि मरी को आगे हम इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए जो अब इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है फ्यूचर के लिए, वो ये है कि मरी को ज़िला का दर्जा देने का फौरी तौर पर फैसला किया गया है। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मरी में फिल 4 जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और SP की जो है वो तैनाती कर दी जाएगी और 7 दिन के अंदर अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंक्वायरी का बताया जा रहा है कि मुकम्मल करके गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐसा हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और वो 22 लोग जो जान बहक हो गए इस हादसे में, उनके लिए 8-8 लाख रुपए जो है वो कॉम्पनसेशन भी अनाउंस की गई है। ये अहम चीज़ें थी जो आज के इजलास में हुई हैं और वहाँ पर इस वक्त काम किया जा रहा है। चूँकि आफत ज़्यादा इस इलाके को करार दिया गया है, तो बार बार ये भी दरख्वास्त की जा रही है कि लोग रुख ना करें इस इलाके का, क्योंकि अभी तक सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। मौसम की वही कैफियत है और ख़ास तौर पर जो जमी हुई बर्फ़ है उससे भी मज़ीद आप ये समझते हैं कि शाहराहें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेट नहीं की जा सकती हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो छोटी गलियां हैं, छोटी सड़कें हैं, उनकी मुरम्मत के लिए और उनको बेहतर करने के लिए भी फौरी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो इंतज़ामी सतह पर अब हो रही हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और हमारी ये ख्वाहिश थी कि ये पहले ही सारा काम हो चुका होता। अब फ्यूचर में क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मकामी लोगों का रवैया है उसके हवाले से हम कल भी बात कर रहे थे और कल बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी, बड़ी खुशाइन चीज़ें सामने आ रही थी कि लोगों ने अपने होटल्स खोल दिए हैं और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी बहुत मदद की जा रही है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल रात को जो चीज़ें सामने आई उसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मकामी लोगों का रवैया जो है वो ही जैसा पहले होता था फ्यूचर में। आपको याद भी होगा कि शायद एक मरतबा बाइकआउट भी कर दिया गया था वहाँ के होटल्स वगैरह का और लोग रुख नहीं कर रहे थे मरी का। तो वही चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं कि 30-40 हज़ार एक कमरे का किराया, जिसका 3,000 होगा, ये 4,000 होगा, वही होगा। लेकिन इतना किराया डिमांड किया जा रहा था और 1 घंटा अगर हीटर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1,000 रुपया उसके लिए डिमांड किया जा रहा था। क्या इस रवैये को भी तब्दील किया जाएगा? जो मोनोपोली वहाँ पर है, जो जिस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसके लिए भी कुछ कानून बनाया जाएगा, इनको भी देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में शहजाद रज़ा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। और इसके अलावा बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी जी। और इनके साथ राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं। इस टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे और हमारा जो अगला सेगमेंट होगा उसके हवाले से भी यकीनन हम इनकी राय लेंगे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद, अगर मैं सबसे पहले आपकी तरफ आ जाऊँ, और ये जो इजलास हुआ है एक आला सतह का इजलास और इसमें जो फैसले किए गए हैं, सीधा कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्या वाकई इंक्वायरी फौरी तौर पर मुकम्मल हो जाएगी, या फिर जैसे माजी में हमेशा होता है कि जब एक वाकया हो गया फौरी तौर पर इंक्वायरी होगी और सज़ा दी जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं है, 3 दिन बात करेंगे, 4 दिन बात करेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा हम भूल जाएंगे और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सोशल मीडिया ने जहाँ बहुत सारी इसकी मनफी असरात हैं, वहाँ पर ये भी कि आपको हक़ाइक़ बड़े खुल कर और बड़े तल्ख़ अंदाज़ में आपके सामने आ जाते हैं। और जो हमने वहाँ पे मनाज़िर देखे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको अंडर द कारपेट किसी भी तौर पर कर किया जा सकता है। और जहाँ तक मरी के हवाले से फ़ैसले किए हैं, ये फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मरी आपका इस एरिया का एक वाहिद टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पर हर साल सीज़न में लाखों की तादाद में, और अब जो हमें इत्तलात मिल रही थी कि 2-3 दिन में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ पे गई हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फ़िक्स करनी पड़ेगी। अब क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पे फ़िक्स कर सकते हैं कि जो मौसम को देखे बगैर या प्रॉपरली इसके लिए तैयार हुए बगैर वहाँ पे चले गए? आप नहीं कर सकते। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है उन लोगों पे जो जानते हुए भी कि ये लोड वहाँ का शहर, वहाँ का इलाका, उधर की सड़कें, उधर का एरिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? यकीनन इस पर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ज़रूरी इसलिए है कि माजी में हमेशा इस तरह होता है
के वहाँ पे जैम्स होते हैं, लेकिन इस किस्म की ख़तरनाक सूरत हाल माजी में नहीं आई। सो अव्वल तो हो तो पहले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब कम अज़ कम हम ये कर सकते हैं कि आइंदा इस किस्म की सूरत हाल को पैदा ना होने दें। और एक बात और मैं सिर्फ करता चलूँ, जो आपने बात की वहाँ के मकामी लोगों की, जी हमने ये भी देखा कि मकामी लोगों ने लोगों की मदद भी की, वहाँ पे लोगों को गाड़ियों से उठा के लेके गए, और हमें इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो लोगों ने, फैमिलीज़ ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मिन्नतें समाजतें करके अपना जेवर तक होटल वालों को दे के रखवाने पड़ा, और उसके बाद उन्होंने स्टे किया। सो ये एक, मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मरी जैसे इलाके जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हर तरह के लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ के लोगों को तो मेरे ख्याल में आम हम पाकिस्तानियों की निस्बत ज़्यादा हॉस्पिटेबल होना चाहिए, क्योंकि वही इलाके चलते हैं कि जहाँ के लोग जो हैं अच्छे मेज़बान साबित हो सकते हैं और ऐसे वक्त में मदद कर सकते हैं। अब ये देखें, यही लोग जो आते हैं या जो जान से गए या बाद में भी जो आएंगे, ये उन लोगों का रोज़गार हैं, आप समझें। और आपने अपनी रोज़ी रोटी को किस तरीके से आपने हैंडल करना है, आपने कैसे उनसे को ट्रीट करना है, ये वो लोग नहीं समझते। बहुत बैड एक्सपीरियंस लोगों के मरी जाके होते हैं। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि उनको अपना रवैया बदलना चाहिए। एक वाक़या हो गया, किसका कसूर, किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या इल्ज़ाम डालने के बजाय, लेकिन ओवरऑल मरी वालों का जो एक कहते हैं ना, उनकी रेप्यूट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो मेरे ख्याल में इस पर उन्होंने काम इसीलिए करना, मैंने रेफरेंस किया ना, पहले एक मरतबा बायकॉट भी कर दिया था लोगों ने, बायकॉट भी जाना हुआ। खत्म कर दिया था। मैं उसके बाद एक फिर मिसाल आपको दे जी दूं कि आजकल ये राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पे ऊबर है, करीम है। अक्सर अब अगर आप यहाँ से जाएं और करीम वालों को वहाँ पे कहें कि आपने मरी जाना है, तो वो आपको ले जाएंगे, वापस लेके नहीं आएंगे। और मैंने इस पे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ जाके कोई कॉल रिसीव करते हैं किसी भी तरह की, सो मकामी लोग आके हम पे तशद्दुद करते हैं, हमारी गाड़ियाँ ख़राब कर देते हैं, ताकि उनकी की गाड़ियों में लोग सिर्फ वापस जाएं। सो ये चीज़ें जेब नहीं देती हैं। मेरे ख्याल में ऐसे इलाकों के लोगों को तो ज़्यादा मेरे ख्याल में हॉस्पिटेबल होना चाहिए। और एक अपनी तो जो उनकी जिम्मेदारी है, इसके हवाले से भी कुछ कवायद व ज़वाबित जो है थोड़ा सख्त करने की ज़रूरत है। राजा अमीर अब्बास साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस सारी सिचुएशन में अब जितना रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, 600 से 700 गाड़ियाँ बताया जा रहा है कि निकाल दी गई हैं, और आर्मी मेडिकल कैंप्स में लोगों को रखा गया है, उनका तिबी मुआयना भी किया जा रहा है, और लोगों को खाना भी फराहम किया जा रहा है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं। एक हादसा हो गया, बहुत बड़ा सानहा हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली आपने रेस्क्यू करना है, लेकिन इससे पहले क्या इस सानहे से अवॉइड किया जा सकता था? जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है कि क्यों इस सानहे से नहीं बचा जा सका? लोगों को पहले क्यों नहीं रोक दिया? अब आपने पाबंदी लगा दी है कि आप नहीं, परसों से आपने बंद किया हुआ है वहां पर दाखिला, ये 2 दिन पहले भी हो सकता था। देखिए, इसको हादसा, बिल्कुल ये एक हादसा है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कोई ऐसा हादसा कि जिसको रुका जा सकता था, तो ये यकीनी तौर पे एक ऐसा हादसा था कि ये 22 जाने, बिल्कुल जिंदगी मौत तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इनको बचाया जा सकता था, क्योंकि ये कुछ 5 मिनट 10 मिनट में ऐसे नहीं कि कोई बर्फ का तौदा आया और ये गाड़ियों को उनसे नुकसान हुआ। यकीन कीजिए कि लोग 14 से 18 घंटे वहां पे मौजूद रहे, इसकी इमदाद का इंतजार करते रहे, अपने घर वालों को इस्लामाबाद में, लाहौर में, दूसरी जगहों पे कॉल्स करते रहे, लेकिन पर वक्त वहां पे लोग नहीं जा पाए। वहां कोई इतनी भी मुश्किल ट्रेल नहीं था कि जहां पे हमारे जो ऐसे अदारे हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, डिफेंस वाले या दूसरे, तो इनको पहुंचना चाहिए था। तो आई बिलीव कि ये एक कुदरती आफत से बढ़ के एक फिट केस है, मिसमैनेजमेंट का, नालायकी का। और इसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद जी बड़ा हम प्लानिंग भी कर लेंगे, हम ये भी करेंगे, बट देन अगेन मरी को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि मरी में हर साल बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, कौन नहीं जानता कि वहां के होटल्स का क्या रवैया है। तो अगर ये तमाम चीजें आपके इल्म में भी हैं और ये भी सब जानते हैं कि जो इस्लामाबाद या इधर पुलिस है या जो उस हाईवे की पुलिस है कि सैकड़ों गाड़ियां उस तरफ जाती हैं हर साल, तो इसमें ये कह देना कि जी कोई किसी के इल्म में नहीं था, इट्स अ प्योर फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। और उसको अब आइंदा के लिए आप क्या करें? आइंदा के लिए आपको पता है कि मरी एक रिजॉर्ट है, तो मरी में अगर लोकल होटल्स में इशू आता है तो वहां पे आप बनाइए, गेस्ट हाउसेस बनाइए, सरकारी ऐसी रिहाइश की फैसिलिटीज लोगों को दें
क्योंकि मौजूदा हुकूमत का तो टारगेट है कि हमने टूरिज्म को डेवलप करना है, हमने टूरिज्म को इस मुल्क में लेके आना है। बिल्कुल। अगर ये जब आपकी चीजें बैरून मुल्क जाएंगी फुटिंग्स, तो टूरिस्ट जो इंटरनेशनल है वो कहेगा कि जी वहां पे इकदामात ही नहीं, वहां पे चेन वाली गाड़ियां ही नहीं, वहां पे वो बुलडोजर्स नहीं, वो उसके बाद लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताया कि नॉर्दर्न एरिया दुनिया की यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये किस तरीके से आती है। तो आई बिलीव के इससे अब तो हो चुका, लेकिन ऐसा सबक सीखे कि हमारा पूरा ये बेल्ट जोन सा है बर्फानी है, और इन्हीं चोटियों को, इन्हीं गेटों को, इन्हीं पहाड़ों को देखने के लिए आप अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो फॉर गॉड सेक, ये जो हमारा टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, हमने बड़ा सुना था वो पीटीडीसी एक होता था और वो सिवाय करप्शन के वहां कुछ नहीं हुआ। तो इट्स हाई टाइम कि इमरान खान साहब को खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी नथिया गली बहुत जाते हैं, जी। गालिबन 2-3 दफा वो वहां पे जाते हैं, अपनी छुट्टियां वहां गुजारते हैं। तो इस लिहाज से उन्हें एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज और डेवलपमेंट का यहाँ पे काम करना चाहिए। ठीक है, बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब जो फैसला किया गया है कि ट्रैफिक की रवानी के लिए भी जो है नए रूट्स बनाए जाएंगे, नए लिंक्स बनाए जाएंगे। पहले तो सिचुएशन बाज़ जगहों पर यह है कि दो गाड़ियां इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर वहाँ एक लंबी कतार लग जाती है और अगर कोई रेस्क्यू भी करने आता है तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये वहाँ पर सिचुएशन है। दूसरा, जो मकामी लोगों के हवाले से हमने बात की, कुछ शहजाद ने भी इस पर अपनी राय दी है। आप मुझे ये बताइएगा, क्या ऐसे कवायद व ज़वाबित बनाए जा सकते हैं कि लोगों को पाबंद कर लिया जाए कि ऑलरेडी हमारी पब्लिक के पास बहुत कम ऐसे मकामात है जहाँ पर वो तफरी के लिए जा सकते हैं। और मरी के हवाले से हम सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में लोग हर साल रुख करते हैं मरी का, वहाँ पर जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें कोई खातिर खा इंतजामात नज़र नहीं आते हैं। और अब जो कल की ट्रेजेडी हो गई उसके बाद जो खबरें आती रहीं, वो ये भी पहले भी मैंने जिक्र किया कि एक एक कमरा जो 3-4 हज़ार शायद उसका किराया होगा, वो 40-50 हज़ार एक रात गुजारने के लिए उसका किराया मांगा गया। बल्कि एक शख्स ने तो ये भी बताया कि मुझे अपनी बीवी का जेवर रखकर वहाँ पर रखना पड़ा और तब हमने वहाँ पर रात गुजारी। हीटर इस्तेमाल करें तो 1 घंटे के लिए 1000 रुपये, और उबले हुए अंडे 250 से 50 तक उसकी कीमत बताई जा रही है। और चेन अगर इस्तेमाल करिए गाड़ी निकालने के लिए आपको 5000 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो सर, ये तो मोनोपोली बहुत पुरानी है, क्या अब इसकी तरफ भी तवज्जो जाएगी? देखिए, आपने जो आपका सवाल है उसमें काफी सारे सवालात हैं, मैं एक एक करके उसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा इसमें वो ये है कि मैं स्लाइटली डिसएग्री करूंगा। अच्छी बात है, तफरीह के लिए मुकामात बनाने चाहिए आपको, आप जहां मर्जी मुकामात बनाएं, बट पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे तफरीही मुकामात हैं जहां पर ये टूरिस्ट जा सकते हैं। होता ये है, भेड़ चाल होती है कि जी मरी जा रहे हैं तो मरी, अगर आपको याद हो नारायण चागान जाने तो नारायण कागान। इट इज नॉट अ एरिया स्पेसिफिक इशू ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह पहले राजा साहब ने ये बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर है जिसको इस चीज का आइडिया ही नहीं कि 1 लाख गाड़ी वहां पर आ गई है। क्या 1 लाख गाड़ी जीएचक्यू जा सकती है? क्या 1 लाख गाड़ी रेड जोन में आ सकती है, लाहौर आ सकती है? अगर आपका वहां पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है तो ये किस किस्म का मैकेनिज्म है कि आपको आइडिया ही नहीं कि कितनी गाड़ी आ रही है? और अगर आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि किस वक्त और कहां आ रही है, दैट मींस देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद योर मॉनिटरिंग। नंबर 2, आपने आज एडिशनल वहां पर कमिश्नर भी अपॉइंट कर दिया, जिले का दर्जा भी दे दिया। ये चीजें बड़ी देर से पाइपलाइन में, इसमें बड़ी देर से काम हो रहा है। ये आज ही आपको क्यों करना पड़ा ये सारा कुछ? ये काम आपके पहले होने वाले थे। ये एक ऐसा डिजास्टर है जो कि बड़ा इजीली प्रिक्लूड हो सकता था फ्रॉम हैपनिंग। मैंने आपको कहा कि जगह ऐसी हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझी जाती है, कुछ की कम। मरी ऑफ कोर्स, अगर आपको मैं एक मरी का और फैक्ट बता देता हूं जो मैंने कल भी बात की थी, कि मरी हिल इटसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ सस्टेनिंग एनी मोर प्रेशर। उसके ऊपर इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर जाली कंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं। फिर नथिया गली भी सैचुरेट हो गया हुआ है, और बहुत सारी जगह और है, मालम जब्बा है, सेवरल अदर प्लेसेस जहां पर लोग जा सकते हैं। सवाद खुला है, ये नहीं है कि जाने का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, वो ये सारे के सारे इंप्रेशंस दे रही है। कल हमारे प्रोग्राम में मिनिस्टर साहब आए थे, उनको अमवात का आइडिया नहीं था। कल मैंने रात को बिलाल खावर साहब को सुना, उनकी कोई बात रीजनेबल लगी मुझे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो एटलीस्ट एडमिट तो कर रहे थे। सबसे पहले आप एडमिट करें कि आप यू आर अनएबल टू प्रिवेंट समथिंग एज बेसिक एज अ ट्रैफिक ब्लॉक। उसके बाद लोगों को बताएंगे जी कार्बन मोनोऑक्साइड से मरा है,
फलानी चीज से मरा है, ये बातें तो हमें सारी पता है, मैंने कल भी की थी। आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से ये पूछें कि उसको आइडिया नहीं था कि वहां इतनी ट्रैफिक चली गई है। दूसरी बात, आप फौरन इंप्लीमेंट करें कि आप होटल बुकिंग्स चेक करें, जो आपका उधर स्टार्ट में ही बिल्कुल इस्लामाबाद से जब आप राइट मुड़ते हैं मरी की तरफ, शुरू में टोल प्लाजा आता है, वहां पर चेक करें। तीसरी बात आप ये चेक करें कि गाड़ियों की इमीडिएटली चेक करें कि उनका एमओटी, जिस तरह इंग्लैंड में होता है कि उनका जो ऑपरेटिंग रूट करने के लिए गाड़ी की हालत ऐसी तो नहीं है। चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसका एटलीस्ट लाइसेंस चेक कर लें। अंडर 18 ड्राइवर इतना ज्यादा वहां गया है। इस किस्म के सेवरल अदर प्रॉब्लम्स हैं जो वहां पर अराइज हो रहे हैं। आप वहां पर एक बड़ा मशहूर होटल है भूरबन में, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा, वहां आपकी बुकिंग ना हो तो बेशक आप सड़क पे सोए, आपको अंदर नहीं आने देते। तो यही चीज एक गवर्नमेंट लेवल पर चेक क्यों नहीं की जा सकती? यहाँ बहुत बड़ा, आई वुड से 80-20 की रेशो में ये प्रॉब्लम है। टूरिस्ट का भी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है। ऑफ कोर्स वो भी बहुत जाती की, उन्होंने लोगों को भी इस तरह नहीं करना चाहिए था, बट 80-20 की रेशियो में अब गवर्नमेंट जो है, अभी भी आज भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब की फुटेज देख रहा था, वो जहाज से बैठ के या हेलीकॉप्टर से बैठ के देख रहे थे। आई एम श्योर उनको बहुत बेहतर नजर आ रहा होगा वहां से कि मसला है कि, और वो सॉल्व भी वहीं बैठे बैठे कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हजूर आपको उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे, बर्फ में उतरना पड़ेगा, वहां जाके लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, लोकल्स को इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और जो फाइनल आपने बात की एक्सप्लॉयटेशन की, हमारा आइन स्पेशली इस चीज को बार करता है। मैं देखता हूं गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की और ये प्राइवेट चीजों की पैसे इतने इतने बढ़ा दिए। आई एम श्योर दे विल कम अप विद द डिफेंस के जी प्राइवेट बिजनेसेस हम इनको जिस तरह मर्जी ऑपरेट करें, ऐसी बात नहीं है। राजा साहब भी यहाँ बैठे हैं, वो मेरे से बेहतर इस पे आपको असिस्ट कर सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन इन एनी फॉर्म इज बैंड। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको फौरन से पहले जो भी कानून के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ इनिशिएट करनी चाहिए कि आपने ऐसे वक्त का फायदा उठाया है। ये तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक्सेप्ट तो करें हमारे से गलती हुई। ठीक है। अच्छा शहजाद, जो पंचौता साहब ने बात की, मुख्तसर ज़रा आप मुझे इस हवाले से बता दीजिएगा कि लोगों का वाकई हमारे यहाँ ये रवैया है कि एक डेस्टिनेशन है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो फिर बेशुमार लोग उसी का रुख करेंगे, और मरी जाना शायद लोगों को थोड़ा आसान भी लगता है कि शायद नारायण का खान में वरात से उस तरह से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि जितना मरी आपकी एक्सेस में ज़्यादा लोगों की है, तो वो वहाँ पर लोग चले भी जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? देखें, इसका हल तो वही है कि आपका मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि मरी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जाना आसान है। इस्लामाबाद या रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं वो 1 घंटे की मसाफत पे मरी है, 1 घंटे जाके अगर सुबह जाएं दोपहर शाम तक वो वापस आ सकते हैं। सो इस तरह के बहुत से लोग जाते हैं, और अक्सर हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद उन नौजवानों की होती है जिनके पास शायद लाइसेंस भी ना हो और मोटरसाइकिल्स पे और अपने तौर पे वो उस तरह वहाँ का रुख करते हैं। और बाकी जो डेस्टिनेशन आपने नारायण का खान का जिक्र किया, पंचौता साहब अभी मालम जब्बा सवात की बात कर रहे थे, ये 4 घंटे 8 घंटे 7 घंटे की मुसाफत पे हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं कि अगर उनको 1 दिन या 2 दिन या सिर्फ 1 डे ट्रिप करना है तो मरी चले जाएं। अब इसके लिए मेरे ख्याल में जितनी भी बातें हम कर लें, सारी बात वहीं पे आके रुकती है कि आपने अगर लोगों को सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं दिए, सो इसी तरह की कंसंट्रेशन होगी ना कि अगर मरी के अलावा लेट्स से कोई और एक ऑप्शन अवेलेबल होता तो ये डिवाइड हो जाता यकीनन, जो एक जगह पे लोड पड़ा। तो अब मरी अरसे दहाइयाँ गुजर गई हैं, लोग इसी तरीके से मरी जाते हैं। हर सर्दी में हम देखते हैं वहाँ पे बर्फ़ की वजह से सड़कें ख़राब हो जाती हैं, लोग फंस जाते हैं। अब ये सानिया तो इतना बड़ा हुआ। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती कह लें, आप सूबाई हुकूमत की गलती कह लें, आप वफाकी हुकूमत की गलती कह लें, लेकिन इसके ऊपर एक तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लोग वहाँ पे अपनी जानों से गए हैं, एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, तो इस पे यकीनन आप तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन साथ साथ आप ये ज़रूर बताएं कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके दौर में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आखिर वो ऐसी क्या हिकमत अमली थी जो आप करते थे, बजाय इसके ठीक है आपने तनकीद का निशाना बना दिया, लेकिन साथ साथ क्योंकि मामला लोगों की इंसानी जानों का है, अब हमें नहीं पता कि इस सीजन में मजीद आगे मौसम किस तरीके से रहेगा, क्या होगा। सो कम से कम आप अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और के जो हमारे सरकारी तर्जुमान हैं उनको भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए अपने बयानात में। कुछ बयानात ऐसे जो सोशल मीडिया पर लेके लोगों ने बहुत उसका मजाक उड़ाया और मतलब उस पर तनकीद का निशाना भी बनाया। सो ये एक बहुत आपने बयानात दिए थे तो लोगों ने उस तनकीद आपके ऊपर की ना, अगर आप एहतियात करें। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ये सानिया है और इसको एक ह्यूमन एंगल से आप देखें, इसके ऊपर सियासत ना करें और अननेसेसरीली अपना दिफा ना करें।
बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की पंजाब के तर्जुमान ने हसन खबर साहब ने गलती तस्लीम की। ये बहुत बड़ी बात है, आप ये तस्लीम करें तो आप आगे मुखालफत का या मुखालिफों का मुंह बंद कर सकते हैं। जी हमसे गलती हो गई और अब हम इसको देखेंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब आप ऐसे बयानात जब देंगे उसके ऊपर फिर और आपका मजाक और आप पे तनकीद होगी, तो इस चीज़ से भी मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब सर, फाइनल कमेंट, कुछ सजेशंस अगर आप दे पाएं इस हवाले से, क्या किया जा सकता है सर फ्यूचर में थोड़ा सा इस किस्म के हादसा से बचने के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब एक ट्रैवलर कहीं जाता है, एक टूरिस्ट कहीं जाता है, तो उसको फैसिलिटेट करें। हमारी फैसिलिटेशन की इंडस्ट्री और सर्विसेज प्रोवाइड करने की इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करें कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। होटल्स का वहां पे आप हाल देख लें, जिनका आप 40,000 रुपया कह रहे हो मांग रहे थे, उनमें कोई उनको चेक करने वाला नहीं कि जी इन्होंने क्या अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। अभी खुदा न खास्ता वहां जिस किस्म की कंस्ट्रक्शंस है, तो खुदा ना करे कोई और अलमिया भी हो सकता है, ये अर्थक्वेक का जोन है। तो इनके अलावा आई बिलीव एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सैचुरेट हो चुका है मुकम्मल तौर पे, तो आप डेवलप करें साथ नियर बाय कुछ और ऐसे रिजॉर्ट्स कि जहां पे लोग शहर में क्या लेने जाएंगे, क्योंकि वो रोड्स बड़ी नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शंस हैं, आबादियां हैं। तो आप उसके अलावा हमेशा टूरिस्ट स्पॉट्स शहरों से जरा बाहर होते हैं, कुछ बनाइए, स्कीइंग की जगह बनाइए, कोई और पूरी रेंज है तो इसमें डेवलप करिए, और सिर्फ वोट लेने के लिए मरी से ना जाइए, वहां पे फंड्स लगा लें। और ये बेल्ट इंशाल्लाह इस चीज को आप नहीं रोक पाएंगे कि जी लोग ना जाएं, लोग जाएंगे। जैसे अभी शहजाद ने कहा कि इस्लामाबाद से 1 घंटा है, लाहौर से लोग आ जाते हैं, उसके अलावा गुजरात, गुजरांवाला, कहीं से आप देखिए, दे वांट टू गो, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। आप उनके लिए खुदारा ऐसे और रिजॉर्ट्स साथ डेवलप करें कि जो कि प्योरली पिकनिक पर्पस के लिए हो, और फिर उसे कंट्रोल करे हुकूमत पंजाब कि जनाब वहां पे किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी किस्म का ऐसा ना हो कि लोगों को जेवर देने पड़ जाए। ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की है, या इसको इतना प्राइवेटाइज कर दे, लोगों को लाइसेंसेस दे। अगर आप होटल्स के देते हैं तो उनको कहें कि आप साथ ये फैसिलिटीज भी दें। अभी जैसे मिनिस्टर ने कहा कि जी एक होटल है वहां पे बूरबन में, तो उन अगर वो अरबों रुपए कमा रहे हैं उस इलाके से, फिर उस इलाके में वो खर्च भी करें, वहां पे बहुत से टूरिस्ट चले जाएंगे अगर वो उसको डेवलप करेंगे। ठीक है राजा साहब। नाज़रीन, इस वक्त हसन खबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो इकदाम वो कर रहे हैं इसको वो कैसे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या इस किस्म के हादसा से उनसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम हसन खबर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, आज का जो इजलास हुआ इसमें बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं, और इसमें मैं बल्कि चाहूँगी कि आप खुद ही हमें बताएं कि इस वक्त क्या किया जा रहा है और हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि ये काम मुकम्मल हो जाएगा फौरी तौर पर जिनके फैसले किए गए हैं। देखिए, कुछ ऐसे फैसले आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने किए हैं जिन पर फौरी अमल दरामद होगा, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसमें वक्त लगेगा। जो फौरी फैसले किए गए हैं इस हवाले से, एक तो ये है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के ज़ेरे सरबराही एक कमेटी कायम की गई है जो अपनी तहकीकात करके 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। ठीक है। दूसरा ये है कि जो लोग जहाँ भाग हुए हैं उनके लवाकिन के लिए 1,76,00,000 रुपए का जो पैकेज है वो फौरी तौर पर मंजूर किया गया है और वो भी फौरी दिया जाएगा। तीसरा ये है कि मरी में क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत आते हैं, बहुत बड़ा लोड है, तो एक रियलाइजेशन ये है कि जो अफसरान है उससे हमें ऊपर जाने की जरूरत है, सीनियर अफसरों की जरूरत है। तो फौरी तौर पर एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसपी को मरी में पोस्ट किया जाएगा। लेकिन मीडियम में वज़ीर ने फैसला किया है कि प्रसार के इलाके को एक जिला बनाया जाएगा ताकि जो इंतजामी मशीनरी है उसकी क्वालिटी, उसका मयार, उसका लेवल बढ़ सके। इसी तरह जो हमारा रेस्क्यू 1122 है उन्होंने तेल बाइक सर्वाइवल सेट्स की रिक्वेस्ट की है मरी के लिए, वज़ीर ने उसकी भी मंजूरी दी है और वो भी उनको फौरी तौर पर दी जाएगी। ठीक है। नए थानों का क्याम मंजूर किया गया है ताकि जो पुलिस की वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है उसको मजीद मजबूत किया जाए। सनी बैंक और गली में पार्किंग प्लाजा की मंजूरी भी दी गई है सोली, और ये फैसला किया गया है कि वहाँ से शेड्यूल सर्विस के जरिए लोगों को आगे लेके जाया जाए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके।
ठीक है सर अब मुझे हसन खावर साहब सर यहाँ पर ये बता दीजिएगा, पिछले 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, आप लोग टूरिज्म को फ़रोग देने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है कि वो जाएं तफरीही मकामात पर। इस हवाले से आप लोगों ने क्या किया, कितने मकामात जो हैं वो एक्सप्लोर कर चुके हैं? फिर ये जो हादसा हुआ ये अवॉइडेबल था, अगर सही तरीके से वहाँ पर इंतजामात किए जाते, उसको फोकस किया जाता तो ये 22 लोगों की ज़िंदगी ना जाती। सर इसकी जिम्मेदारी किस पर है, क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब ये ऐसा हादसा होता है तो 2 तरह से आपने देखना है कि क्या इमीडिएटली अवॉइडेबल था या नहीं था, या फिर आप जो लॉन्ग टर्म मसले हैं उनको देखते हैं। अच्छा, इमीडिएटली देखने वाली बात ये है जिसका तयन हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट भी कर रही है, वो ये है, नंबर 1 ये कि क्या जो गाड़ियों को की एंट्री सील की गई थी, क्या वो मुनासिब वक्त पे की गई थी, यानी कि जब ट्रैफिक एस्टिमेट का काम बड़ा ये किया गया कि नहीं, फिर रात को जब गाड़ियाँ खुलती हैं तो क्या उनको इमदादी कार्रवाई वहाँ पर फौरन की गई या नहीं की गई, लोगों को क्या उनकी बात रखी की गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये देखना है ना कि जब पूरी दुनिया का रुख अगर मरी की तरफ हो जाता है तो आप क्या अल्टरनेटिव उन्हें दे रहे हैं। उस सिलसिले में तो हमारा काम जारी है। हम पंजाब में 3-4 बड़े जोन्स पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को अल्टरनेटिव मिले, जिसके अंदर सोन वैली है, जिसके अंदर कोटली सतिया का इलाका है, जिसके अंदर हमारा जनूबी पंजाब है, तो कोट मंडू है। ये वो इलाके हैं जो हम ज़्यादा उन पर फोकस कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों के पास और जगह भी हों और डेस्टिनेशन भी हों और हमारे जो शुमाली इलाके हैं उन पे प्रेशर कम हो। लेकिन जो आपने पहले बात की, इस बात का तयन करना भी जरूरी है कि उस रात को शाम को क्या हमारी जो मशीनरी थी वो हरकत में आई जिस तरह से आनी चाहिए थी, क्या हमारी रेस्क्यू सर्विसेज ने अपनी पूरी कोशिश की, क्या वो तमाम वसाइल बरूए कार लाए। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो ये कमेटी हमें 7 दिन के अंदर दी। ठीक है सर। अच्छा मुझे सर मुख्तसरन ये भी बता दीजिएगा, ठीक है नए मकामात आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस हवाले से काम किया जा रहा है। अभी अगर हम मरी के हवाले से, अभी तक लोगों का एक हमारे यहाँ जहन बना हुआ है कि वो मरी का ही रुख करते हैं, लाखों की तादाद में जाते हैं। वहाँ पर जो लोकल माफिया बना हुआ है उन लोगों को उनके लिए भी कुछ कवायद ज़वाबित बनाए जाएंगे, जो मकामी लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं वहाँ पर लोगों को। अभी जो खबरें आ रही थी, मैं 2-3 मरतबा उसके हवाले से बात कर चुकी हूँ कि 30-40 हज़ार पे एक कमरा आपको एक रात गुजारने के लिए वहाँ पर मिल रहा है। तो सर इसके लिए भी कुछ किया जाएगा? जी देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात से ये बैलेंस कायम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ हम सयाहत रुख आती है। सयाहत का फरोग तब होता है जब प्राइवेट सरमायाकारी आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, और वो पिछले कुछ साल में मरी में बहुत ज्यादा आई है और तमाम शुमाली इलाकों में बहुत ज्यादा आई है। और दूसरी तरफ जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा सर्विसेज देता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये भी जरूरी होता है कि जो सिटीजन है उसका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट ना करे, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। और ये किरदार बहरहाल हुकूमत का है। हमारे जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है टूरिज्म सेक्टर के, वो 1976 का कानून है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं। तो इन कवानीन को इनमें तरामीम की जरूरत है, हमें अपने इदारों को बिल्ड करने की जरूरत है, और ये वो काम है जिसके हम सोच भी रहे हैं और कर भी रहे थे। इसको मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से हमें करना है ताकि हम एक बड़ा इफेक्टिव रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत और मरी के हवाले से अब जो इंतजामात किए जा रहे हैं, जो इकदाम कर रहे हैं, उसके हवाले से वो हमें बता रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में जब लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ का रुख करें, या तो उनको पहले से ही रोक लिया जाएगा कि वहाँ पर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर इस किस्म का हादसा नहीं होगा जो कल हमने देखा जो हुआ। अभी नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमने बात करनी है, नैब के हवाले से हम बात करेंगे। चेयरमैन नैब ने इन कैमरा इजलास था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जिसमें उन्होंने आना था, लेकिन उस वक्त फिर मालूम हुआ कि एक लेटर मिला सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जिसमें ये कहा गया था कि वो नहीं उसमें आ पाएंगे। अब जो एक पहला तासुर था वो तासुर ये उभरा, उसमें ये कहा गया कि शायद वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में या किसी भी कायमा कमेटी में या कोई भी इस किस्म की जो कमेटीज़ वगैरह हैं उसमें चेयरमैन नैब नहीं आएंगे, बल्कि उनकी जगह पर डीजी नैब जो है वो आया करेंगे। तो बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया जब इस किस्म का तासुर उभरा।
लेकिन उसी वक्त नूर आलम खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत चहमगोइयाँ जो हैं वो होती रही मीडिया में। जबकि आज एक और लेटर भी मौसूल हुआ है जिसमें यह बता दिया गया है कि ये सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर किया गया हुआ था। वज़ीर आज़म साहब का जो है वो कतई तौर पर इसमें कोई अमल दखल नहीं था और एक गलत फहमी की बिना पर ये सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। नूर आलम खान साहब ने क्या कहा था वो आप सुन लीजिए, फिर वापस आकर हम इसी पे डिबेट करेंगे। आज हमें ये लेटर मिला, वो भी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से, और ये कहते हैं, ये मौसूफ साहिबान कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें इजाजत दी है कि चेयरमैन नैब जो है वो पेश ना हो। चेयरमैन नैब खुद लास्ट टाइम जब मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, और डेट उन्होंने खुद ही फिक्स की थी 6 तारीख की। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर एक फैसला किया होता तो उसमें साफ लिखा होता, उनकी तरफ कैबिनेट डिवीजन की तरफ से आते, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से लेटर आता। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से लेटर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को वो ना लिख सकते हैं, ना आ सकता है। अगर आएगा तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट डिवीजन की तरफ से आता है, जो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात होते हैं या कैबिनेट डिवीजन के जो कैबिनेट फैसला करती है उसके। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, इवन इस लेटर में भी, कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के चार्ज जो है वो चेयरमैन नैब से ले लिए गए, क्योंकि कानूनन जो 1973 के आईन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ही यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा और वो जवाबदेह होगा जो भी काम हो। ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। अहमद पंसौता साहब से मुझे ये बताइएगा इस हवाले से कि आपकी क्या राय है, असल क्या मामला आपको इसमें महसूस हो रहा है। बहुत सारी बातें की गई जिसमें ये कहा गया वज़ीर आज़म साहब की सवाबदीद नहीं है, वो नहीं रोक सकते, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के तौर पर चेयरमैन नैब को ही इन कमेटीज़ में आना है, PAC हो या कायमा कमेटीज़ हो, तो ये चीज़ गलत है, लेकिन आज इसकी तरदीद भी कर दी गई। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं बैरिस्टर साहब। मैं यही सवाल राजा आमिर अब्बास साहब सर आपकी तरफ लेकर आती हूँ। आ रही है जी आवाज? सॉरी मेरा वो म्यूट था जी, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप जारी रखिएगा अपनी बात। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पहले हमें ये देखना पड़ना था और देखना चाहिए कि चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, क्या वो कानून के मुताबिक इन कमिटीज के आगे पेश हो सकता है, पेश होने का मजाज है कि नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये देखना कि पार्लियामेंट की पोजीशन क्या होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट सॉवरन है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ही आइन बनाती है, और उस आइन के तहत क्रिएटेड एक इदारा है जिसके उस आइन के तहत एक अपॉइंटमेंट है, जिस अपॉइंटमेंट के तहत चेयरमैन नैब जो हैं वो चेयरमैन नैब कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि उस पार्लियामेंट के सामने उनको पेश होने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं। उनको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, मेरे नजदीक उस वही पार्लियामेंट उनको समन कर सकती है, बुला सकती है, और उसकी जो स्पेशलाइज्ड कमिटीज हैं जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो पूछ भी सकती है कि अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में आपने क्या क्या किया, ये कुछ डिटेल्स हैं हमें दे दें। और वो डिटेल्स जो कानून के तहत या किसी रेलेवेंट कानून के तहत आर्टिकल 19 के तहत अगर कोई डिटेल्स जो हैं रोकी जा सकती हैं तो रोकें, वरना हर जो डिटेल है पब्लिक होना जरूरी है। यही बेसिकली आइन की मंशा है और यही पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। जहां तक वजीर आजम साहब के रोकने का ताल्लुक है और ना रोकने का ताल्लुक है, अगर उन्होंने क्लैरिटी दे दी है तो ऑफ कोर्स हम उस क्लैरिटी को ट्रीट करेंगे कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वजीर आजम साहब कोई ऐसी कोशिश करते हैं तो वो कानून और आइन के उनके मुताबिकत नहीं होगी, कानून और आइन के खिलाफ होगा कि आप एक ओहदा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर प्राइम मिनिस्टर, एनीबडी कैन अपीयर बिफोर दीज कमिटीज, देन व्हाई नॉट चेयरमैन नैब। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब सर, मामला तो शुरू उस वक्त हुआ था ना जब वजारत खजाना ने बताया कि नैब ने अपने क़याम से अब तक 821 अरब रुपए रिकवर किए हैं, जबकि कौमी खजाने में 6 अरब 80 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। बाकी का आप हमें हिसाब किताब दें। अब उसके लिए हमने देखा कि 7 दिसंबर को चेयरमैन नैब जो है वो पेश भी हुए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, और उसके बाद 6 तारीख को जो इन कैमरा इजलास था ये भी उनकी अपनी तजवीज़ के ऊपर ही दिया गया था। यानी बात ये महसूस होती है कि उनको कोई एतराज़ नहीं था, वो पहले भी आए, वो दोबारा भी आना चाहते थे। अब आज जो दोबारा लेटर आया है उसमें ये लिखा गया है कि कोई फैमिली का इशू था, किसी फैमिली में उनकी किसी की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, लेकिन तासुर बहुत गलत गया। अब आप ये समझते हैं कि क्लैरिटी मुकम्मल तौर पर हो चुकी है और उनको आने में कोई एतराज़ नहीं है। फ्यूचर में अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो यकीनन वो आएंगे।
बिल्कुल उन्हें आना चाहिए। और ये जो इशू ये है ही नहीं कि वो नहीं जा रहे। जी अब बिल्कुल जो इससे इम्पोर्टेंट मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, जो इशू है, वो जनाब वो 600-700-800 अरब रुपए है कि जिसका ये कहते हैं कि जी हमने रिकवरी। और अगर वो गवर्नमेंट एक्सचेकर के अकाउंट्स में नहीं गया है, और अगर आपने लोगों को कहा थी कि नैब ने तो पिछले 30 साल में इतनी रिकवरी नहीं की जो इसने 4 सालों में कर ली है, तो इट्स ए वैलिड पॉइंट कि पार्लियामेंट अकाउंट्स कमेटी ये तमाम पूछें कि जनाब कहाँ पे है वो पैसा, किस चीज की रिकवरी किया है। क्या आप अवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब अगर हमने वो सिंध में कोई जमीनें जोन सी थी उस पर इन्वेस्टिगेशन की, वो बच गई, उसको जी हमने कन्वर्ट कर दिया पैसों में, या किस तरीके से दे शुड क्लियर कि जी हार्ड कैश कितनी आपने रिकवरी की है। कॉस्ट अरबों रुपए नैब के अदारे पे इटसेल्फ लग रहा है। वो पैसा किसका लग रहा है? वो पैसा कोई नैब कमाती तो नहीं है, वो आपका हमारा टैक्स का पैसा है। और इसको हमने, इस अदारे का पर्पस ये है कि ये चीफ आपका एंटी करप्शन बॉडी है, और एंटी करप्शन बॉडी की परफॉर्मेंस अगर आप देखती है मुल्क का नाम, तो आपका मुल्क दुनिया के करप्ट तरीन इन ममालिक में आ रहा है। तो इन तमाम चीजों को पार्लियामेंट ने ही एड्रेस करना है। एंड इट शुड बी क्लियर नाउ, ये नहीं कि जनाब वो आ रहे हैं नहीं जा रहे, ही शुड गो वहां पे बताएं। एंड मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूँ कि इन कैमरा सेशन क्यों हो रहा है, किस चीज का, क्या चोरों के नाम छुपाने हैं? क्या आपने नहीं बताना कि सूद को किसने लूटा है और किससे हमने पैसा, आप बताइए लोगों को कि जनाब ये 18 अरब फलाने ने, मैंने देखा है कि अभी तक एक सियासतदान से 1 रुपया नहीं रिकवर हुआ। मासवाई मियां नवाज शरीफ के किसी सियासतदान को सजा नहीं हो पा रही। वो ओपन एंड शट केसेस जो हम देखते थे, पंजाब के 52 कंपनी से शुरू हुआ, और उसके बाद फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, और ख्वाजा बिरादरान और ख्वाजा से, नेम एनीबॉडी, दे ऑल वर टेकन इन केसेस, और बाद में अदालतों से जमानत हुई और कोर्ट जाके कहती है कि जनाब आपका काम तो सिर्फ रेफरेंस फाइल करना नहीं है, एविडेंस के दर्ज है। तो अब नैब में ऑल्दो एक शिक है कि आप नैब से पूछ कुछ, लेकिन आप ये उनसे सवाल नहीं कर सकते कि जनाब ये जो तफ्तीश थी इसके बारे में बताइए हमें। ठीक है लेकिन शाह साहब ओवरऑल जी 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 जो राजा साहब इस वक्त बात कर रहे हैं मैं चाहती हूँ कि उसको भी रिस्पॉन्ड कर ले। जो उन्होंने कहा कि नैब की तरफ से अभी हमें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा कि किसी बड़े सियासतदान को आपने पकड़ा हो या उनसे कुछ रिकवरी की हो। और ये तो खैर उन्होंने खुद भी कहा था कि ये जो रिकवरी हुई है कुछ एसेट्स हैं, कुछ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो इसकी हम डिटेल्स आपको देंगे आगे जाके। पहली बात तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कमेटी ओवरसाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया भर में आप देख लें, और यहाँ तो हमारे उस तरह का रिवाज नहीं रहा, लेकिन आप यूट्यूब पे आपको बेतहाशा आपको इस किस्म की हेयरिंग्स नज़र आएंगी यूएस कांग्रेस में या हाउस ऑफ कॉमन में, जहाँ पे जो रियासती इदारे हैं उनके सरबराहान सेनेटर्स के या कांग्रेसमैन के सामने आते हैं, वो उन्हें ग्रिल करते हैं, और ये सारा कुछ लाइव टीवी पे आपको नज़र आ रहा था अनटिल अनलेस कोई बहुत स्पेशल केस हो उसमें। और चेयरमैन नैब की यकीनन उनको आना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है जो बहुत अहम है, वो ये कि आप अगर चेयरमैन नैब को बुलाते हैं, जो कमेटी के मेंबरान हैं हो सकता है उसमें अक्सर ऐसे हों कि जो नैब की इंक्वायरीज फेस कर रहे हों, ख़ास तौर पे इस वक्त अगर अपोजिशन के और दो बड़ी जमातों के जो बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है बाय नैब, और जैसे सज़ा भी हुई नवाज शरीफ साहब का नाम लिया राजा साहब ने। माई पॉइंट इस कि एक चीज़ को बहुत ज़रूरी है देखना। अब ये कौन देखेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे शख्स को हेल्थ मिनिस्टर नहीं बना सकते जो दवाइयों का काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। सो अगर आपकी कमेटी की नीयत ये है कि आपने बुला के वाकई जो मामला ज़ेर गौर है उसके बारे में बात करनी है, तो बिल्कुल आएँ, और उस पर कोई किसी किस्म की कैमरा ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन नैब ने कोई ज़ाती मालूमात तो शेयर नहीं करनी, वही कुछ बताना है जो नैब करता रहा है और मैंडेट के साथ करता रहा है। लेकिन अगर उसका जो हमें कुछ बताया जा रहा है कि मकसद ये है कि नैब चेयरमैन को प्रेशराइज़ करना है, अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि नैब चेयरमैन की जो मुद्दत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, 2 माह गुजर गए हैं, और अब वो एक सॉर्ट ऑफ इंटरिम पीरियड पे चल रहे हैं अनटिल अनलेस उनको रीअपॉइंट ना कर दें या कोई नया नैब चेयरमैन ना लगा दिया जाए। सो ये चीज़ बड़ी अहम है कि आपने किस तरीके से इसको लेके चलना है, और इसमें जो नीयत या ऑनेस्टी का फैक्टर है वो भी मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब माजी में हमने देखा कि ये जो हमारी कमेटी सिस्टम है इससे उतना फ़ायदा नहीं उठाया गया। सो ऑल ऑफ अ सडन इतना एम्फेसिस अगर आप नैब चेयरमैन पे बात कर रहे हैं, सो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आपका फोकस
होना चाहिए था कि नए नैब चेयरमैन को आपने कैसे अपॉइंट करना है, या अगर सही। इन्हीं को लगाना है तो उनको कैसे लगाना है, जिसमें अपोजिशन लीडर का भी रोल है, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का इसमें किरदार है, इसमें अब जो कमेटी एक ऑर्डिनेंस के तहत कायम की गई है, या प्रेसिडेंट ने जो कंसल्टेशन का। करनी है। सो अगर इसके बाद हम एक राउंड हो तो उस पर हम बात कर सकते जी हैं। जी श्योर, बल्कि मैं इसी सवाल को बैरिस्टर साहब की तरफ लेकर जाऊंगी। अहमद साहब, हमें ये बताइएगा कि ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, रीअपॉइंट करना है उनको या नई अपॉइंटमेंट होनी है? पिछले दिनों कुछ खबरें चल रही थी कि अपोजिशन की तरफ से कुछ नाम आए हैं, बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा था शायद हुकूमत की तरफ से भी आए हैं। फवाद साहब ने कहा था कि नहीं, अभी तक हमने कोई नाम दिया नहीं है। बिल्कुल जी, जहां तक अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है और जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, गवर्नमेंट उसको फॉलो करने से कासिर है इन अ लॉट ऑफ एरियाज। अब जिस तरह ऑपोजिशन उसमें बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं करती, जिस तरह अभी चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की अपॉइंटमेंट है, जी। उसमें भी नाम सारे गए हुए, कंसेंसस हुआ हुआ है, लेकिन उसको डिले किया जा रहा है। इसी तरह चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है, उसको भी अगर आप तरीके से किया जाएगा तो डिले करेंगे ये बिल्कुल। इसी वजह से एक ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ी ताकि काम चलता रहे। जी। जहां तक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो एंटी करप्शन ड्राइव के लिए आई है। सो उस एंटी करप्शन ड्राइव के अंदर ये उसका एक हिस्सा होना चाहिए, जो राजा बाज साहब ने भी बात की थी, आमिर साहब ने, कि आप क्यों नहीं चाहेंगे कि पब्लिक को पता लगे आपने कितना पैसा रिकवर किया है, किससे कवर किया है, कौन इस मुल्क का चोर है। मैं जानना चाहता हूं एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 19A, ये मेरा हक है कि एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर कोई है तो मुझे रोकें, वरना मेरा हक है मुझे और ये तो मेरा वाकई हक है कि मेरा मुल्क किसने लूटा है। और अगर वो लूटने में इतनी लंबी रकम जो है वो रिकवर की गई है, तो प्लीज यू शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताएं लोगों को, और यहाँ पर भी आके वो बताना चाहिए। जहां तक रहा सवाल कि उनको वहां बुलाया जा सकता है कि नहीं, और वो बुला के शायद मकसद कोई और सर्व करें, तो चेयरमैन नैब कोई बच्चे तो नहीं है। अगर वहां बुला के उनको ग्रिल किया जाएगा तो उस सवालों के जवाब दे, उठ के चले जाएं। ये जो रिलक्टेंस है या एक अपेयर ना होने की एक रविश डालेंगे, ये मुनासिब नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में नहीं चल सकती, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम हो, चेयरमैन नैब हो, कोई भी हो, चीफ जस्टिस, ऑफ कोर्स उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, बाकी सबके पास जो है, जिसके पास या उनके अलावा सबके पास ये प्रोटेक्शन नहीं है। सो आप प्लीज आके हमें बताएं, हम सारे लाइव टेलीकास्ट करें। और जहां तक कमिटीज के रोल की बात की गई, मैं एक और बात कर दूं, अमेरिका में कमिटीज जो हैं, जो सेनेट कमिटीज हैं, दे आर वेरी वेरी फंक्शनल। अभी रिसेंटली उनके जज कैवेनॉ, जो कि उनके सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, उनकी हेयरिंग की गई ऑन अ सेक्सुअल हरासमेंट केस, और पूरी सेनेट ने हेयरिंग करने के बाद अप्रूव किया। सो इफ अ जज कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, क्वेश्चनड लाइक दैट, तो एक चेयरमैन नैब को बुला के, और वो तो मांग भी स्टैटिस्टिक्स रहे हैं आपसे, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक है शहजाद, आप कुछ एक ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन है, वो राजा साहब उसका जवाब दे देंगे, क्योंकि फाइनली एक बात यह है कि आप जब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं चेयरमैन नैब की, तो अब जो ऑर्डिनेंस के तहत अगर प्रेसिडेंट ने कंसल्टेशन करनी है अपोजिशन लीडर से और वजीर आजम से, तो मेरे सामने एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसमें राजा आमिर अब्बास साहब बैठे हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि कंसल्टेशन की मीनिंग कि द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू रीच अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट और टू मेक अ डिसीजन। यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने अगर लेटर लिख दिए इनिशियल दोनों साहिबान को, और उसके बाद अगर अपोजिशन की जानिब से कोई नाम भी सामने आ गया या हुकूमत की तरफ से आया है, सो इट मीन्स कि ये इस की रूह से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो आपका प्रोसेस कंसल्टेशन के एक से कंप्लीट हो गया है। अब ये सवाबदीदी इख्तियार है कि उन्होंने किस के नाम पे फैसला करना है, मतलब ये कोई हतमी चीज़ तो नहीं है, अगर करना चाहें तो आज कर सकते हैं। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब से क्विकली सर। ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हुआ था 2011 में। चौधरी निसार अली खान साहब ने, उस वक्त जो चेयरमैन नैब लगे थे, गालिबन दीदार हुसैन शाह साहब थे, कि उनके साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने सिर्फ नाम शेयर करनी है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव जो कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है, कंसल्टेशन इज नॉट जस्ट कि प्रेसिडेंट 3 नाम इधर से मंगा लिए, 3 नाम उधर से मंगा लिया और फिर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। एक हार्मोनाइज तरीके से एक चीज पे आपने एग्री होना है कि जी ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन बोथ द पार्टीज आर रेडी, और वो तैयार हैं, और ये नाम है। और जो इन्होंने कानून साजी कर लिया अभी ऑर्डिनेंस के जरिए, उसमें एक फ्लॉ ये छोड़ दिया कि इन्होंने कहा ठीक है, अगर दोनों फ्री कैट एग्री नहीं होते तो फिर ये मैटर जो सा है, एक पार्लिमानी कमेटी बना दी, जिसमें 6 अरकान अपोजिशन के गालिबन और 6 गवर्नमेंट के रखती है, 12 अफराद की वो डिसाइड करे। अब वो 12 भी अगर 6-6 होके स्टेटस को आ जाता है, तो फिर ऐसा ही एक तरीकेकार उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए है। लेकिन उसमें फिर उन्होंने लिखा है कि जहां पे आप एक जगह स्टक हो जाए कि दोनों साइड पे 6-6 बराबर हो गए, तो फिर दे रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट,
लॉ में है ये, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट वाली शिक नहीं डाली, तो अगर इन केस ये प्रोसेस होता है कि कोई स्टैंड स्टिल हो जाता है, लॉक हो जाते हैं कहीं पे जाके, तो फिर आगे रास्ता नहीं मिलेगा। तो ठीक फिर है। ऐसी सूरत है जो चेयरमैन नैब इस वक्त है कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या वो 5 साल अगर कोई ये किसी कंसेंसस पे ना आए तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे? सो देयर इज अ बैड लॉ, इसको इनको ठीक करना पड़ेगा। ओके। अदरवाइज पोजीशन है, इतना शोर करती है, ये सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज क्यों नहीं करती? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ और गया। वक्त बदकिस्मती से बिल्कुल खत्म हो गया, वरना हम इस पे मजीद भी बात करते हैं। आप तमाम हजरात का शुक्रिया जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, बड़े अहम इश्यूज थे जिसके हवाले से बात करते रहे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया नाजरीन। नाहिद चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।